क्वेश्चंस आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए आपके लिए लाया हूं मैं बीपीसीएस 183 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आपका जो टाइटल है वो सामूहिक बुद्धि है, इमोशनल इंटेलिजेंस। सो ये आपका टाइटल है, इमोशनल इंटेलिजेंस, सामूहिक बुद्धि। और आपके एग्जाम को देखते हुए ये देखिए आपके लिए जो लाया हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में दिखेंगे। अगर आप दिसंबर 25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या जून 26 में आप एग्जाम देने वाले हैं, जून 27 में 26-27 में कभी भी इधर अराउंड में एग्जाम देने वाले हैं, आप दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो आपको देख लीजिएगा, ये एग्जाम जो होगा आपका स्टूडेंट्स 50 मार्क्स के एग्जाम होंगे। ठीक है, कितने मार्क्स के? 50 मार्क्स होंगे। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, चलिए, अगर आप चैनल में न्यू हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ब्रो एंड सिस्टर। एंड क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, संवेग क्या है, यानी इमोशन ये क्या है? इमोशन क्या है? संवेगों की प्रकृति, इमोशन की क्या प्रकृति है, विशेषता है और उनके कार्यों की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। ऐसे इजी लैंग्वेज में मैंने बनाया है, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। संवेग यानी इमोशंस हमारे मन की वह उत्तेजित अवस्था है जिसमें शारीरिक परिवर्तन और मानसिक अनुभव दोनों शामिल होते हैं। इसकी प्रकृति को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि संवेग केवल महसूस नहीं किए जाते हैं, बल्कि वे हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। क्या इमोशंस सिर्फ महसूस नहीं किए जाते हैं, वो पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। जैसे डर लगने पर पसीना आना या फिर दिल की धड़कन तेज होना। संवेगों की प्रमुख विशेषताओं में उनकी तीव्रता शामिल है। ये अचानक उत्पन्न होते हैं और कुछ समय के लिए हमारी तर्क शक्ति को कम कर देते हैं। संवेग व्यक्तिगत होते हैं, यानी एक ही परिस्थिति में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग संवेग महसूस कर सकते हैं। संवेगों के कार्य हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे भय भय हमें खतरे से भागने में मदद करता है। दूसरा, यह सामाजिक संचार का माध्यम है। हमारे चेहरे के भाव दूसरे को बिना बोले हमारी स्थिति बता देते हैं। तीसरा, संवेग हमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। संक्षेप में, संवेग मनुष्य को क्रियाशील बनाते हैं और जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, सांवेगिक दक्षताओं के डोमेन या क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए। सांवेगिक दक्षता का अर्थ है उन व्यवहारिक कौशलों से है जो हमारी सांवेगिक बुद्धि ईआई पर आधारित होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस पर आधारित होते हैं और कार्यस्थल एवं व्यक्तिगत जीवन में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करते हैं। डेनियल गोलमैन ने इसे 4 प्रमुख डोमेन में बांटा है। पहला डोमेन आत्म जागरूकता है। यह वह नींव है जिस पर बाकी दक्षताएं टिकी है। इसमें व्यक्ति यह पहचानता है कि वह क्या महसूस कर रहा है और उसकी भावनाएं उसके प्रदर्शन को कैसे प्रभावित कर रही है। दूसरा डोमेन आत्म प्रबंधन है, जो हमें नकारात्मक आवेगों को रोकने की शक्ति देता है। इसमें लचीलापन, पहल करना और तनावपूर्ण स्थितियों में खुद को संतुलित करना शामिल है। तीसरा डोमेन सामाजिक जागरूकता है, जिसका मुख्य आधार सहानुभूति है। इसका अर्थ है दूसरों की अनकही भावना को समझना, उनके दृष्टिकोण का सम्मान करना और संगठन के भीतर चल रही भावनाओं की लहरों को पहचानना। चौथा डोमेन संबंध प्रबंधन है, जो सबसे जटिल। इसमें दूसरों को प्रभावित करना, संघर्षों को सुलझाना, टीम वर्क को बढ़ावा देना और दूसरों के विकास में मदद करना शामिल है। ये चारों डोमेन आपस में जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, जब तक आप खुद की भावनाओं को नहीं समझेंगे, तब तक आप उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। ये एक क्षमताएं जन्मजात नहीं होती, बल्कि इन्हें अभ्यास और अनुभव के माध्यम से सीखा और विकसित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 है, आरेख की सहायता से सामग्रिक बुद्धि के क्षमता मॉडल का वर्णन कीजिए। सामग्रिक बुद्धि का क्षमता मॉडल पीटर सेलोवी और जॉन मेयर द्वारा विकसित किया गया है, जो भावनाओं को एक मानसिक योग्यता के रूप में देखता है। इस मॉडल के अनुसार सामग्रिक बुद्धि के 4 मुख्य भाग हैं, जिन्हें एक क्रम में समझा जाता है। पहला भाग संवेगों का प्रत्यक्षीकरण है,
जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी और दूसरों की भावना को उनके चेहरे के हाव-भाव, आवाज और व्यवहार के माध्यम से सटीक रूप से पहचानने की क्षमता रखता है। इसके बाद संवेगों का उपयोग आता है, जहां व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपनी सोच और निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए एक सकारात्मक मूड में व्यक्ति अधिक रचनात्मक तरीके से समस्याओं का समाधान ढूंढ पाता है। तीसरा महत्वपूर्ण भाग संवेगों को समझना है, जो व्यक्ति को गहराई से जानने में मदद करता है कि कोई विशेष भावना क्यों पैदा हुई और वह भविष्य में क्या रूप ले सकती है। जैसे यह समझना कि छोटी सी चिड़चिड़ाहट बड़े क्रोध में कैसे बदल सकती है। अंतिम और सबसे ऊंचा स्तर संवेगों का प्रबंधन है, जिसमें व्यक्ति अपनी और दूसरों की भावनाओं को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना सीखता है, ताकि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके और रिश्तों को सुधारा जा सके। परीक्षा में इसका आरेख बनाने के लिए एक पिरामिड या 4 बॉक्स की सीढ़ी बना सकते हैं, जिसमें सबसे नीचे पहचान और सबसे ऊपर प्रबंधन को दर्शाया जाता है। यह मॉडल स्पष्ट करता है कि भावनाओं को बुद्धिमानी से नियंत्रित करना एक सीखने योग्य कौशल है। क्वेश्चन नंबर 4 है आत्मनियंत्रण का अर्थ और महत्व को समझाइए। आत्मनियंत्रण विकसित करने के लिए रणनीतियों का सुझाव दीजिए। आत्मनियंत्रण का अर्थ अपनी भावनाओं, आवेगों और व्यवहार को सचेत रूप से प्रबंधित करने की वह क्षमता है, जो हमें तत्कालिक संतुष्टि के बजाय भविष्य के बड़े लक्ष्यों को चुनने के लिए प्रेरित करती है। सरल शब्दों में यह मन की वह शक्ति है जो हमें गलत समय पर गलत प्रतिक्रिया देने में रोकती है। इसका महत्व हमारे जीवन के हर पहलू में है। यह न केवल व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि उसे मानसिक रूप से मजबूत भी बनाता है, ताकि वह असफलता या तनावपूर्ण परिस्थितियों में टूटे नहीं। एक आत्मनियंत्रित व्यक्ति बेहतर निर्णय लेता है, और क्योंकि वह भावनाओं के बहाव में नहीं बहता, जिससे उसके सामाजिक संबंध मधुर बने रहते हैं और वह समाज में एक सम्मानित स्थान प्राप्त करता है। आत्मनियंत्रण विकसित करने के लिए कुछ व्यवहारिक रणनीतियों को अपनाना आवश्यक है। सबसे पहले स्व निगरानी शुरू करें, जिसमें आप दिन भर में अपने उन व्यवहारों पर गौर करें जहां आप नियंत्रण खो देते हैं। दूसरी रणनीति विराम तकनीक है। जब भी गुस्सा या तनाव महसूस हो, तो कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले 10 तक गिनती गिने या फिर गहरी सांस ले। इससे मस्तिष्क के तार्किक हिस्से को सोचने का समय मिल जाता है। तीसरी रणनीति लक्ष्य निर्धारण और अनुशासन है, जहां आप छोटे-छोटे वादे खुद से करें और उन्हें पूरा करें। इसके अलावा नियमित योग और ध्यान मन की चंचलता को कम करने और इच्छा शक्ति को बढ़ाने में सबसे अधिक सहायक सिद्ध होते हैं। अंततः अपनी जीवन शैली में पर्याप्त नींद और स्वस्थ आहार को शामिल करना भी आत्मनियंत्रण की क्षमता को शारीरिक और मानसिक रूप से सहारा देता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्टूडेंट्स 5 है। शैक्षिक और कार्यस्थल सेटिंग में सांवेगिक बुद्धि के अनुप्रयोग पर चर्चा कीजिए। सांवेगिक बुद्धि ईआई मतलब कि इमोशनल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग शिक्षा और कार्यस्थल दोनों ही क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। शैक्षिक सेटिंग में यह छात्रों को उनके शैक्षणिक दबाव, परीक्षा के तनाव और किशोरावस्था के भावनात्मक उतार चढ़ाव को प्रबंधित करने में क्या करती है, मदद करती है। जब छात्र अपनी भावनाओं को समझना सीख जाते हैं, तो उनकी एकाग्रता बढ़ती है और वे शिक्षकों व सहपाठियों के साथ बेहतर संबंध बना पाते हैं, जिससे स्कूल का वातावरण अधिक सकारात्मक और सीखने योग्य बन जाता है। शिक्षक भी सामूहिक बुद्धि का उपयोग करके छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों को समझ सकते हैं और उन्हें बेहतर तरीके से प्रेरित कर सकते हैं। दूसरी ओर कार्यस्थल वर्क प्लेस पर सामूहिक बुद्धि का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। यहाँ 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 यह प्रभावी नेतृत्व का आधार बनती है। एक सामूहिक रूप से बुद्धिमान प्रबंधक अपनी टीम के सदस्यों की भावनाओं को समझकर उन्हें प्रोत्साहित कर सकता है और कार्यस्थल पर होने वाले आपसी विवादों या फिर संघर्षों को कुशलता से सुलझा जा सकता है। यह टीम वर्क को बढ़ावा देती है और कर्मचारियों के बीच सहयोग की भावना पैदा करती है।
जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। कार्यस्थल पर उच्च ईआई यानी इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं और फीडबैक को व्यक्तिगत हमले के रूप में लेने के बजाय सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। संक्षेप में, चाहे वो स्कूल हो या ऑफिस, सामूहिक बुद्धि व्यक्ति को केवल मानसिक रूप से कुशल ही नहीं बनाती, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान और सहयोगी के रूप में स्थापित करती है, जिससे संस्था की समग्र सफलता सुनिश्चित होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आत्मसिद्धि के महत्व को समझाइए और इसे विकसित करने के लिए रणनीतियों का सुझाव दीजिए। आत्मसिद्धि का अर्थ है अपनी छिपी हुई आंतरिक क्षमताओं और प्रतिभा को पूरी तरह पहचान कर उन्हें साकार करना। यह मानवीय आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सर्वोच्च स्तर है, जहां व्यक्ति केवल जीवित रहने या फिर सुख सुविधाओं के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पाने के लिए जीता है। इसका महत्व यह है कि व्यक्ति को आंतरिक शांति, असीम संतुष्टि और जीवन के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करता है। आत्मसिद्ध व्यक्ति समाज की भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपनी मौलिकता को बनाए रखता है और कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता। इसे विकसित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां अपनाई जा सकती है। सबसे पहले आत्म जागरूकता बढ़ाएं या पहचानें कि आपकी वास्तविक रुचि और मूल्य क्या है, ना कि वह जो दुनिया आपसे चाहती है। दूसरी रणनीति अनुभवों के प्रति खुलापन रखना है। नई चीजें सीखने और नए विचारों को अपनाने से कभी ना डरें। तीसरी रणनीति स्वतंत्र निर्णय लेना, अपने जीवन के फैसले खुद की नैतिकता और समझ के आधार पर लें। इसके अलावा प्रतिदिन कुछ समय एकांत में बिताएं और अपने कार्य का आत्मविश्लेषण करें खुद से कि मैंने क्या क्या कार्य किए और क्या कार्य करने बाकी है। यह प्रक्रिया रातों रात पूरी नहीं होती है, बल्कि यह निरंतर स्वयं को बेहतर बनाने और अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुंचने का एक जीवन भर चलने वाला क्या है, सफर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सामूहिक बुद्धि यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस को सुधारने के लिए रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। सामूहिक बुद्धि को सुधारना एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसे सही रणनीतियों के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। पहली रणनीति आत्मनिरीक्षण है, जिसके तहत व्यक्ति को प्रतिदिन अपनी भावनाओं को एक डायरी में लिखना चाहिए, ताकि वह समझ सके कि कौन सी स्थिति उसे विचलित करती है। दूसरी रणनीति सक्रिय श्रवण है। जब हम दूसरों को बिना टोके और उनके नजरिए से सुनते हैं, तो हमारी सामाजिक समझ विकसित होती है। तीसरी महत्वपूर्ण रणनीति सहानुभूति का अभ्यास करना है, जिसका अर्थ है खुद को दूसरों की जगह रखकर उनकी समस्याओं को महसूस करना। चौथी रणनीति तनाव प्रबंधन है। योग, गहरा ध्यान और व्यायाम के माध्यम से अपने मस्तिष्क को शांत रखना सिखा सकते हैं, जिसमें कठिन समय में आवेगपूर्ण व्यवहार पर नियंत्रण पाना आसान हो जाता है। पांचवी रणनीति फीडबैक लेना है। हमें अपने भरोसेमंद मित्रों या सहकर्मियों से अपने व्यवहार के बारे में ईमानदारी से राय मांगनी चाहिए, ताकि हम अपनी उन गलतियों को पहचान सकें जो हमें खुद नजर नहीं आती है। हर बात हमें अपने बारे में खुद से नजर नहीं आता। हम जब किसी से सुनते हैं, किसी से समझते, अपने बारे में जानना जानते हैं, तभी पता चलता है कि हमारे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या गलतियां हैं, काम करते हैं। इसके अलावा नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलने की कला भी सामूहिक बुद्धि को बढ़ाने में अत्यंत सहायक है। हमें नकारात्मक नहीं, हमें ऑलवेज पॉजिटिव सोचना चाहिए, है ना, सही सोच रखनी चाहिए। इन रणनीतियों का नियमित अभ्यास व्यक्ति को न केवल मानसिक रूप से संतुलित करता है, बल्कि उसके आपसी संबंधों और कार्य क्षमताओं में भी उल्लेखनीय सुधार लाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सामूहिक बुद्धि के ऐतिहासिक विकास को स्पष्ट कीजिए। बुद्धि लब्धि और सामूहिक लब्धि के बीच संबंध पर चर्चा कीजिए। सामूहिक बुद्धि का इतिहास काफी पुराना है। इसकी शुरुआत 1920 में एडवर्ड थॉर्नडाइक द्वारा सामाजिक बुद्धि की अवधारणा से हुई थी। बाद में 1983 में हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि बुद्धि सिद्धांत में अंतः व्यक्तिगत और पारस्परिक बुद्धि की बात की। हालांकि सामूहिक बुद्धि शब्द का आधिकारिक प्रयोग 1990 में पीटर सेलेबी और जॉन मेयर ने किया,
लेकिन इसे वैश्विक पहचान 1995 में डैनियल गोलमेल की पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस से मिली। जहां तक बुद्धि लब्धि जहां तक बुद्धि लब्धि और सामग्रिक लब्धि के बीच संबंध की ये बात है, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। आईक्यू हमारी तार्किक क्षमता, गणितीय कौशल और याददाश्त को दर्शाता है, जबकि ईक्यू हमारी भावनाओं को प्रबंधित करने और दूसरों के साथ जुड़ने की क्षमता को मापता है। शोध बताते हैं कि जीवन और करियर की शुरुआत में सफलता के लिए आईक्यू जरूरी है, लेकिन उच्च पदों पर बने रहने और नेतृत्व करने के लिए ईक्यू अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन यदि उसमें ईक्यू की कमी है, तो वो तनावपूर्ण स्थितियों और आपसी रिश्तों में असफल हो सकता है। इसलिए एक सफल और संतुलित जीवन के लिए आईक्यू और ईक्यू के बीच सही तालमेल होना अनिवार्य है। जहां आईक्यू हमें काम करने की योग्यता देता है और ईक्यू उस काम को मानवीय दिशा में ले जाने की शक्ति देता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 है, मुखरता के अर्थ और महत्व को समझाइए। मुखरता विकसित करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। मुखरता एक ऐसा व्यवहारिक कौशल है जिसमें व्यक्ति दूसरों के आधिकारिक सम्मान करते हुए आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ अपने विचारों, भावना और जरूरतों को व्यक्त करता है। यह आक्रामक होने और दब्बू होने के बीच एक संतुलित रास्ता है। मुखरता का महत्व यह है कि यह व्यक्ति के आत्म सम्मान को बढ़ाती है और उसे दूसरों द्वारा शोषण से बचाती है। इससे आपसी संबंधों में ईमानदारी आती है और मानसिक तनाव कम होता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी बात मन में दबाकर नहीं रखता। मुखरता विकसित करने के लिए कुछ प्रभावी रणनीतियां अपनाई जा सकती है। पहली रणनीतियां में कथनों आई स्टेटमेंट का उपयोग करना है, जैसे तुमने गलत किया कहने के बजाय मुझे बुरा लगा कहें, है ना? इससे सामने वाला व्यक्ति रक्षात्मक होने के बजाय आपकी इस बात सुनने को तैयार होता है। दूसरी रणनीति ना कहना सीखना। यदि आप किसी काम को करने में असमर्थ हैं, तो बिना अपराध बोध के विनम्रतापूर्वक मना करना सीखें। तीसरी रणनीति अपनी शारीरिक भाषा पर ध्यान देना। बात करते समय आंखों में आंखें डालकर सीधे खड़े हो और आवाज को स्थिर रखें। इसके अलावा अभ्यास के लिए शुरुआत में छोटी-छोटी स्थितियों में अपनी राय रखना शुरू करें। यह कौशल धीरे-धीरे अभ्यास से आता है और व्यक्ति को अधिक आत्मविश्वासी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सांवेगिक बुद्धि का जेनोस मॉडल क्या है? इस मॉडल पर आधारित आकलन साधन का वर्णन कीजिए। जेनोस मॉडल सांवेगिक बुद्धि का एक आधुनिक मॉडल है, जिसे विशेष रूप से कार्यस्थल पर व्यवहार और प्रदर्शन को समझने के लिए विकसित किया गया है। यह मॉडल इस बात पर केंद्रित है कि एक व्यक्ति कार्यस्थल पर अपनी भावनाओं को कितनी बुद्धिमानी से प्रदर्शित करता है। इसके 6 प्रमुख आयाम है: आत्म जागरूकता, दूसरों के प्रति जागरूकता, प्रामाणिकता, भावनात्मक तर्क, आत्म प्रबंधन और सकारात्मक प्रभाव। यह मॉडल मानता है कि उच्च ईआई वाला कर्मचारी न केवल खुद को बेहतर प्रबंधित करता है, बल्कि वो अपनी टीम के माहौल को भी सकारात्मक बनाता है। इस मॉडल पर आधारित आकलन साधन को कहा जाता है। यह एक 360 डिग्री की फीडबैक टूल है, जिसमें व्यक्ति स्वयं अपना मूल्यांकन तो करता ही है, साथ ही उसके प्रबंधन सहकर्मी और अधीनस्थ भी उसके व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं। इसमें प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है, जो यह मापती है कि व्यक्ति ऊपर दिए गए 6 आयामों में कितनी बार सही व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसका उद्देश्य केवल ईआई को मापना नहीं, बल्कि यह पहचानना है कि व्यक्ति अपने व्यवहार में कहाँ सुधार ला कर सकता है, ताकि वह कार्यस्थल पर अधिक प्रभावी और सफल हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, संवेगों के प्रकार का वर्णन कीजिए। संवेगों, चिंतन और व्यवहार के बीच संबंध की चर्चा कीजिए। संवेगों के मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक संवेग वे होते हैं जो जन्मजात और स्वाभाविक होते हैं, जैसे खुशी, दुख, क्रोध, भय, घृणा और आश्चर्य। द्वितीयक संवेग अधिक जटिल होते हैं।
और समाज अनुभव से विकसित होते हैं, जैसे कि गर्व, ईर्ष्या, अपराध बोध और शर्म। संवेगों, चिंतन और व्यवहार के बीच एक गहरा और अटूट संबंध होता है, और जिसे अक्सर संज्ञानात्मक त्रिकोण कहा जाता है। हमारे विचार सीधे तौर पर हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी स्थिति को खतरे के रूप में सोचते हैं, तो हमें डर महसूस होगा। यह डर हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, जैसे उस स्थिति से भाग जाना, छिप जाना। इसी तरह हमारा व्यवहार भी हमारे चिंतन को बदल सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम तनाव में होने के बावजूद मुस्कुराते रहें, तो हमारा मस्तिष्क धीरे-धीरे शांत महसूस करने लगता है और हमारे विचार सकारात्मक होने लगते हैं। संक्षेप में ये तीनों तत्व एक चक्र की तरह काम करते हैं। हम जैसा सोचते हैं, वैसा महसूस करते हैं, और जैसा महसूस करते हैं, वैसा ही व्यवहार करते हैं। और स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपको ये वीडियो को रोक करना, ये क्वेश्चन आंसर आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, थोड़ा टाइम अधिक हो चुका है। और आप लोग जल्दी से इस वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली जाके टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और ये आपके कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चन का आंसर है। सामयिक बुद्धि के लाभ क्या है, और सामयिक अभिव्यक्ति की सार्वभौमिकता, ओके। और यहाँ पे है आपका सामयिक बुद्धि के विशेषक मॉडल। इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको देख कर जाना है और अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। पीडीएफ आपको फ्री में डाउनलोड करना है टेलीग्राम से। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम मिलेगा। और इंस्टा को भी आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ डाउट हो तो आप इंस्टा में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो आगे बढ़ेंगे। जाने से पहले बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।